नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के अंदर साइड टेबल शॉर्ट क्वेश्चन है, साइड टेबल लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्योंकि तकरीबन सब सवाल पेपर में आ चुके हैं। 2013 से लेकर अब तक दो दो टाइम को अगर लगाएं तो आपके बन जाते हैं तकरीबन 10 साल, ये 10 दूनी 20 पेपर आपके, ये प्लस सप्ली वाले पेपर, वो प्लस हर बोर्ड के पेपर, तो मिलाएं तो तकरीबन सारे सवाल रिपीट हो चुके हैं। इंतहाई आसान टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप एक ही एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो कार्बन, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हों उसे आइसोटोप्स कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है, वो ये है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होंगे क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट है, सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी, जिससे नए आइसोटोप्स बनते हैं। और मज़े की बात, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मैंने निचोड़ लिख दी है। अगर आइसोटोप्स की डेफिनेशन आ जाए तो यही टोटल चीज़ें हैं जो आपने लिख ली हैं कि ये सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो कॉमन रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है न्यूट्रॉन के ऊपर, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल बच्चे आपकी बुक में इसको बड़ा एलेबोरेट करके सिखाया हुआ है। हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। देखें हैं हाइड्रोजन ही, एटॉमिक नंबर तीनों के सेम, ऊपर लिखते हैं ना एटॉमिक मास, मास नंबर तीनों के डिफरेंट। और वो मास नंबर क्यों डिफरेंट हुए? न्यूट्रॉन की वजह से। अब एटम है एक, ये पहला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन, उसे कहते हैं प्रोटियम। ये बना रहा हूँ मैं। इसमें देखो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, 1 - 1 एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे 0। ये वाहिद एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक है, प्रोटियम। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप जिसका नाम है प्रोटियम, प्रोटियम। अब इसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का घर ये है, इसमें प्रोटॉन भी कितना है? 1 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। क्लियर? इसी तरह से अगर ड्यूट्रियम बनाना है तो सेम इसी तरह बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, ये तो चेंज नहीं हो रहे, इधर न्यूट्रॉन 1 आ गया। कैसे? 2 - 1, 1 बच रहा है तो न्यूट्रॉन 1 आ गया। तीसरा है, इसका नाम होता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम पानी पीते हो ना, 2 तरह के पानी होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें ये प्रोटियम वाला H2O हो। ड्यूट्रियम अगर पानी में मौजूद होगा उसको हम पढ़ते हैं D2O। ये हार्ड वाटर होता है। जो आपका पानी, पता कैसे चलेगा ये सॉफ्ट है या हार्ड? साबुन लो, साबुन की झाग बनाओ, साफ पानी होगा उसमें झाग फौरन बन जाएगा और अच्छा बनेगा, गुड लेदर बनेगा, गुड झाग बनेगा। लेकिन जो हार्ड वाटर होगा, जैसे कराची में खारा पानी होता है, उसमें साबुन रगड़ते रहो इतनी सी झाग बनती है, अच्छा खासा साबुन खर्च होता रहता है उसमें। और तीसरा आइसोटोप्स क्या है? ट्रीटियम। ट्रीटियम आप यहाँ मैं बना देता हूँ आपको छोटा सा, ये ट्रीटियम,
एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3 माइनस 1 2। बना लोगे तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन आया एक दफ़ा, वह डिफाइन आइसोटोप्स एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। उसमें आपने ये 3 आइसोटोप्स लिखने थे और ये डायग्राम बनानी थी, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था ये 3 डायग्राम। आप ये प्रोटियम की, ये ड्यूट्रियम की, ये ट्रीटियम की। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। ये याद रखने हैं, एटॉमिक नंबर जिसको अब तक याद हो गए हैं वो कर लेगा इसे। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, 92 234, 92 235, 92 238। अभी आप लोग बाद में बैठ कर मुझे इस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल कर दिखाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 612, 613, 614। इसकी भी डायग्राम आपकी बुक में बनाई हुई है, मैं आपको एक बना देता हूँ। ये न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं? 8 आ सकते हैं ना। तो आप ये देखो इसमें अब कितने प्रोटॉन हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने? 12 माइनस 6 6। न्यूट्रॉन सॉरी 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 6 हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो 6 बनाने के लिए पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे? 4। 1 2 3 4 बन गए। जब ये लिखोगे सारी चीज़ें सेम, सिर्फ न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे। सारी चीज़ें सेम, न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे। कैसे? 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 8। सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, बाकी डायग्राम सेम, सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी। डायग्राम बना लोगे ना, कोई इशू तो नहीं है। आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो घर है वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का घर उसके शेल है। शेल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होंगे, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसके फिर यूजेस हैं, इस्तेमालात, इंतहाई इम्पोर्टेंट इस्तेमालात हैं इसके। रेडियोथेरेपी में यूज़। अच्छा, मैं आपको उसकी मेन बात लिखकर समझाऊंगा, आपने उसको बुक से स्टेटमेंट याद करनी है, स्टेटमेंट में बताऊंगा आप। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैसे ट्रीटमेंट करता है? 3 तरह की रेज होती है ना, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। ये रेज खारिज करते हैं ये आइसोटोप्स। आइसोटोप्स रेडिएशन खुद ब खुद खारिज करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो खुद ब खुद रेज खारिज करते रहते हैं। वो रेज को हम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी इस्तेमाल होती है कैंसर ट्रीटमेंट। आपसे ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था। रेडियोथेरेपी इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, phosphorus 32 and strontium 90 is used to treat skin cancer। स्किन के अंदर कैंसर हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये 2 आइसोटोप्स यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद करोगे, याद हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि ये जो है ना बीटा रेज खारिज करती हैं, बीटा रेज। अब ये ऑब्जेक्टिव है कि ये फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो है वो बीटा कौन सी रेज खारिज करती हैं? बीटा रेज खारिज करती हैं। सेम इसी तरह कोबाल्ट 60 जो हैं ये खारिज करती हैं गैमा रेज। गैमा रेज को आप इस तरह लिख लेते हैं ऐसे, गैमा रेज। और ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, घुसने वाली। और ये भी जो है कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ये सिर्फ स्किन नहीं है, पूरे बॉडी का कैंसर, ब्लड कैंसर को भी ट्रीट करती है। होता क्या है इनका काम? जाकर ना ये रेज वो जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना उसको किल करती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नुकसानदेह भी हैं। वो कैसे? कि अगर ये आपके नॉर्मल सेल को जाकर हिट कर दिया तो उसको भी कैंसरस बना दे, उसको भी ख़राब कर दे। तो इसलिए इसको बड़ा ख्याल से टारगेट बना के इन रेस को छोड़ा जाता है कि जाकर उसी सेल को तबाह करे जो कैंसरस। फिर आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल जो है सर्वे में इस्तेमाल होती है। बकाया जात फॉसिल फ्यूल्स, कहते नहीं है डायनासोर्स इतने 1000 साल पहले दुनिया में पाए जाते थे। और इसमें कोई शक नहीं है
कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। इसकी सिंपल सी बात जहन में रखो कि आपको कौन सी चीज़, मैं भी सोचता था यार इतने बड़े बड़े जानदार कैसे होते होंगे डायनासोर। फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि अब हम लोग जैसे इंसान हैं, हमारे कद एवरेज कद 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 6 इंच कहते हैं एवरेज कद है। अगर कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं उससे, कुछ 5 फुट पे हैं, कोई 5 फुट 2 इंच पे, एवरेज कहते हैं 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच कर लेते हैं। तो 5 फुट 8 इंच का हमारे कद पे हमारे पास जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, वो हमारे कोई 5 फुट का है, कोई 4.5 फुट का है, वो हमें नज़र आ रहे होते। पहले ज़माने के लोगों के कद कितने बड़े बड़े थे। उनके लिए तो डायनासोर ऐसे ही थे ना जैसे हमारे लिए गाय भैंस है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान देखा है कितना बड़ा है, इस कमरे से भी बड़ा है। तो आप सोचिए जिसका पाँव इतना बड़ा होगा उसका कद कितना बड़ा होगा। कई कई 100 फुट के होते थे, कई 100 फुट के। हम 5 फुट के हैं, अब सोचो 100 फुट के कितने बड़े होते होंगे। तो उस फुट के लिए डायनासोर की यही हाइट थी, 70 फुट 80 फुट 100 फुट, इससे ऊंचे तो नहीं थे। तो उनके लिए तो वो वही जानवर थे जैसे गाय भैंस है। जैसे ज़राफ़ा है ना, इतने लंबे होते थे, ज़राफ़े की गर्दन जितने लंबे लंबे। तो मेरे जहन में ये बात है, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही बात है कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। पहले ज़माने के लोगों के लिए वो वैसे ही थे जैसे हमारे लिए गाय भैंस है। उनके कद भी बड़े थे, उनके कद भी बड़े थे। फिर जैसे जैसे कद छोटे होते गए डायनासोर्स भी ख़त्म होते गए और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आते हैं वो स्पीशीज़ जिसका आखिरी जानवर भी दुनिया में नहीं है। क्लियर। तो उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप्स इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। होता क्या है, हाफ लाइफ इसमें इन्वॉल्व होती है। मैंने हाफ लाइफ लिखा है कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात करूँ ना, यूरेनियम, इस यूरेनियम के आइसोटोप्स की 238 वाले की हाफ लाइफ पता है कितनी है? 710 मिलियन ईयर्स। 710 मिलियन ईयर्स के बाद अगर 1 ग्राम मौजूद है ना तो 710 मिलियन ईयर्स के बाद वो आधा ग्राम हो। तो 710 मिलियन ईयर्स। इसी तरह से ये जो कार्बन 14 है ना, इसकी हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स, 5700 ईयर्स, 5700 साल, 5 सदियाँ, 5 भी नहीं सही, 5700 हैं। तो इतनी सदियों के बाद अगर 1 ग्राम कार्बन है तो वो आधा ग्राम रहेगा। होता क्या है, वो जो बकाया जात मिलते हैं ना उसको निकाल कर ना आइसोटोप्स, उसमें जब वो मर गया तो आइसोटोप्स नहीं जो है फंस गए। आइसोटोप्स निकालते हैं कार्बन वाला सारा काम लेबॉर्ट्री में होगा। उस आइसोटोप्स देखते हैं कितने % आइसोटोप्स इसमें मौजूद है और फिर आज के बंदे से कंपेयर करेंगे कि आज के ऐसे जानवर में, इससे मिलते जुलते जानवर में कितना आइसोटोप्स है। फॉर एग्जांपल आज के जानवर में 10 ग्राम है, 10 ग्राम है और देखा उसमें कितना है, उसमें फॉर एग्जांपल बचा हुआ है 5 ग्राम। कितना बचा हुआ है? 5 ग्राम। इसका मतलब हाफ लाइफ उसकी गुजर गई, यानी 5700 साल पहले ये पाया जाता था। दांत से निकालते हैं फॉसल फ्यूल्स, दांत, हड्डियाँ, उसमें से कार्बन की तादाद है। अब पता चला कार्बन डेटिंग क्या होती है। एज डिटरमाइन करना है फॉसल फ्यूल्स का विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप्स, मैयर्स इट्स हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को मैयर कर। ट्रेसर्स मुझे बीमारी है, मुझे नहीं पता मेरे कौन से हिस्से में बीमारी है। आपका अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में यूज़ किए जाते हैं रेज़ निकलती हैं रेडियो आइसोटोप से। वो रेज़ जाकर डिटरमाइन करता है एग्जैक्ट पार्ट को। फॉर एग्जांपल मेरे पूरे जिस्म के अंदर रेज़ जा रही हैं, पीछे स्क्रीन पर मेरा इमेज बन रहा होगा और मुझे पता है कि एक मैदा जो है ना, फॉर एग्जांपल वो 3 मिलीसेवर्ट, ये यूनिट है इसका, रेडिएशन खारिज करे जो है ना एब्जॉर्ब करता है। अगर वो 3 से ज़्यादा कर रहा है ना तो इसका मतलब ये डिफेक्टिव है, यहाँ पर मसला है। जो जिस्म का हिस्सा ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगा कि यही प्रॉब्लम, गुर्दे में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, वह वाज़े पता चल जाएगा।
बड़ा आसान टॉपिक है। ट्रेसर का मतलब ट्रेस करना, गाड़ी घूम जाए, मोबाइल फ़ोन घूम जाए, कहते नहीं ट्रेसिंग पे लगवा दिया है, यही काम है कि ट्रेस करना कि कहाँ मसला है। आयोडीन 131 यूज़ होता है, कहते हैं ना आयोडीन मिला नमक खाएं, गोइटर हो जाती है वरना। गिलहड़ जिसे कहते हैं, मोटी गिच्ची। हम तो बचपन में बच्चों को छेड़ देते हैं, मोटी गिच्ची, आप लोग भी छेड़ते होगे। अब कहते हैं कि यार ये गोइटर की एक बीमारी है, गिलहड़ जिसे कहते हैं, उसमें आयोडीन की कमी की वजह से होती है। अब वो डिटेक्ट करता है आयोडीन 131, आयोडीन 131 डाला जाता है, फिर गले के में जब वो जाता है ना, देखते हैं गले के कौन सा हिस्सा है, इतना बड़ा गला है, इसमें कौन से हिस्से में कौन सी जगह पर जो है डिफेक्ट है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये ट्रेस करना। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर, आपने बायो वाले मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, पढ़ते हैं ना, और फोटोसिंथेसिस में कहते हैं कि खुराक बनती है क्लोरोफिल के अंदर, आज ही पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल में खुराक बनती है। इसके दो हिस्से हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। ये कैसे पता चला? ये यहाँ से पता चला। कार्बन 14 आइसोटोप रेडियो आइसोटोप से जब ये जाएगा रेडिएशन खारिज करेगा, रेडिएशन खारिज करता जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ रेडिएशन नज़र आती जाएगी, पाथ डिटेक्ट हो जाएगा कि ये यहाँ से गुजर के ऐसे जाता है, फिर क्लोरोफिल में जाता है, क्लोरोफिल से ग्रेना में जाता है, वहाँ जाकर ये रिएक्शन करता है। लास्ट में है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन के यूरेनियम 92 to 35 पर स्मॉल अमाउंट में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाए तो वो टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ एक लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। अगर इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया जाए ना, तो आपकी पूरे दुनिया की एनर्जी के क्राइसिस पूरे हो सकते, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं है। ये फिशन रिएक्शन है। फिशन रिएक्शन का मतलब है बम का फटना। जब बम धमाका होता है तो कितनी दूर तक तबाही होती है, वो एनर्जी तो होती है। अगर ये सारी एनर्जी हम सेव कर लें तो हम सारी एनर्जी के क्राइसिस को पूरा कर सकते हैं। तो ये कल मैंने हर हाल में ये टॉपिक, कल सिर्फ यही टॉपिक है आपका। फिज़िक्स का आज वैसे टेस्ट है वो नहीं पढ़ाऊँगा, ये लाजमी लिखवाऊँगा, बेशक केमिस्ट्री का पढ़ाऊँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह।